बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पार्लियामेंट और असम्बलियाँ इसलिए बनती हैं कि वहाँ अवाम के लिए कानून साजी की जाए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए मनसूबाबंदी की जाए, मुल्क के निज़ाम को चलाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं और इसलिए तोड़ दी जाती हैं कि सियासी तौर पर किसी को शिकस्त देना मकसूद होता है। यही इस वक्त सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को है। पाकिस्तान के अंदर 2 सूबाई असम्बलियाँ इमरान खान साहब तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वो समझते हैं कि पंजाब असम्बली टूटने के बाद KP की असम्बली भी तोड़ दी जाएगी, जिसके बाद हुकूमत के ऊपर दबाव होगा और हुकूमत आम इंतखाबात करवा देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत 2 सूबों में असम्बलियाँ टूटने के बाद आम इंतखाबात करवाएगी या इन 2 असम्बलियों के इंतखाबात होंगे। कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने यह ऐलान किया है कि वो इंतखाबात की तैयारी करें और अपनी टीम से कह दिया है कि वो अपने उम्मीदवारों को फाइनल करें और पंजाब के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन क्या इंतखाबात अब मसाइल का हल होंगे? अगर पंजाब के अंदर KP के अंदर इमरान खान साहब दोबारा जीत कर आ जाते हैं और वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM की हुकूमत मौजूद रहती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या होगा? इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो सियासी बेचैनी है, क्या इन इंतखाबात के नतीजे में ख़त्म हो जाएगी? निगरान वज़ीर-ए-आला का तकर्रर होगा तो इत्तफ़ाक़ राय कैसे पैदा होगा? और फिर सियासत के ऊपर जो आम आदमी का एतमाद उठता चला जा रहा है, ये सारे सवालात आज हम रखेंगे आज के मेहमान स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सत्यान खान साहब के सामने, और उनसे पूछेंगे कि क्या आज असम्बली टूटने पर वो खुश हैं या उन्हें इस बात का अफसोस है कि पार्लियामेंट अगर अपनी मुद्दत पूरी ना करे तो सियासतदानों के ऊपर भी फिर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर सरदार सत्यान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सरदार साहब, आज बाकायदा तौर पे पंजाब असम्बली टूट गई जी, आपको मुबारकबाद दी जाए, अफसोस का इजहार किया जाए। एक पार्लियामेंटेरियन के लिए तो असम्बलियाँ चलते रहना, असम्बलियाँ अपना काम करती रहें, यही एजाज़ की बात होती है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। पहली बात तो मैं ये करूँगा कि असम्बलियाँ बिल्कुल चलती रहें। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम क्यों चाहेंगे कि ये असम्बलीज़ इस तरह हों। बट देखें, जहाँ एक गवर्नमेंट चल नहीं रही, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट को इन्होंने साजिश के तहत उतारा, फिर उसके बाद जो पिछले 8 महीने में आप देखें कि पूरी दुनिया में उस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और आज कहाँ खड़ा हुआ है। महंगाई देखें, तकरीबन डेली आप टीवी पे देखते होंगे, कोई कहता है 26% बढ़ गई तो कोई कहता है 36%। गरीब की ज़िंदगी हराम हो गई, रहने के काबिल ना हुआ। अब बात यह है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा ये मुल्क है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मारज़ वजूद में आया। लेकिन अब हालात अगर इतने अनअवॉइडेबल हो गए और 5-6 महीने पहले अगर इलेक्शन हो जाए और जिससे एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, और जब वो स्टेबल गवर्नमेंट आए उसके साथ इंशाल्लाह रिलेटेड स्टेबल इकोनॉमी आ जाए, मुल्क के लिए बेहतर है। तो मुल्क के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। असेंबलीज बाद में आती हैं, मुल्क पहले आता है। लेकिन सरदार साहब, फिर भी मेरा अगेन सवाल है, आपको आज खुशी है या अफसोस है? मुझे इस तरीके से तो खुशी है। मुझे खुशी इसलिए है कि हम इंशाल्लाह सुरखरू हैं। हमने अवाम के साथ, देखें, जब हम पब्लिक में जाते हैं, मैं पिछले दिनों गया हुआ था तो मुझे एक बंदे ने कहा कि जी दिल का उसका ओपन हार्ट, तो मैंने उसको कहा, मैं कि चाचा अगर थानू कोई परेशानी है तो मैं वज़ीर आला साहब के दफ्तर चू थोड़ा करा देवां। कि नहीं बच्चा, अल्लाह ज़िंदगी देवे इमरान खान नू, इमरान खान का जो हेल्थ कार्ड है उसके ऊपर अब जो इस तरह के पनाह गाहें देखें, हेल्थ कार्ड देखें, किसान कार्ड देखें, यूथ के देखें, इसमें इमरान खान ने अच्छे काम किए हैं, कोरोना को फाइट किया। तो अब एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, अल्लाह करे, और वो स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकाले। इस हिसाब से मुझे खुशी है कि हम आवाम के पास। लेकिन ये अफसोस नहीं है कि सियासतदान कभी मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठे नहीं होते, बैठते नहीं हैं, फिर सियासतदानों के ऊपर ये उंगली उठती है कि किसी और की राह सियासतदान इसलिए देखते हैं जब आपस में चीज़ें तय नहीं कर पाते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस चीज़ का मुझे अफसोस है। हमें इकट्ठा बैठना चाहिए। मेरी किसी जगह पे एक बड़े सीनियर ऑफिसर से बात हुई तो मैंने कहा, जी आप लोग हमें चलने तो दें ना। उन्होंने कहा कि यार हम तो सिर्फ इशारे पे खड़े होते हैं। जब बार बार आप सियासतदान, मतलब मैं नहीं, बिल्कुल जनरल, जब आप इशारा तोड़ोगे
तो फिर हमें आपको समझाना तो पड़ेगा। मैंने कहा आप हमें इशारे तोड़ने दें, 5 दफ़ा तोड़ेंगे, 10 दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता पटड़ी पे चढ़ जाएंगे। तो बहैसियत सियासतदान हमें इकट्ठा बैठना चाहिए, हर किसी को अपने अपनी लिमिट्स और अपने अपने उनमें रह के हदूद में काम करना चाहिए, और यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। सुधा साहब, सवाल तो बड़ा तल्ख है, लेकिन आप माशाल्लाह एक बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं, आप हल्के की सियासत करने वालों में शामिल हैं। आप वो पैराशूटर नहीं है कि जो लोग एकदम लैंड होते हैं और सियासत में आ जाते हैं। कभी कभी आपको अफसोस नहीं होता कि जब असम्बली में एतमाद का वोट हो या अदम एतमाद का वोट हो, MPs बिकने की बातें होती हैं? बहुत बुरी बात है, यकीन करें बहुत बुरी बात है। देखिए, इस पे अब मैं क्या कमेंट करूं, बल्कि जो लोग ख़रीदने के लिए आते हैं ये उनके लिए भी मकाम है, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या हम ये जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हुई, लोगों ने पता नहीं उसको कैसे समझा। मुझे अफसोस हुआ कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, मेरा दिल से उनके लिए एहतराम है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब रात को आए, चौधरी शुजात हुसैन साहब अगेन हमारे बुज़ुर्ग से, और ये रिक्लाइनर्स पे दोनों हजरात की एक तस्वीर वायरल हुई थी, शायद आपने भी देखी होगी, 5 बजे तक। और फिर पीछे पता चला कि फ़लाँ फ़लाँ हजरात जहाज़ भरे हुए आ रहे हैं। ये और इतना ओपनली, अगर कोई इस टाइप का काम करना है, कोई चोरी छुपे किसी को पता ही ना चले, चलो ये भी गलत है, बट इतना ओपनली पब्लिक को आप दिखा रहे हैं कि हम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, इतने करोड़ इधर दे दो, इतने करोड़। डिस्गस्टिंग, बहुत बुरी बात है। सुधा साहब, जहाँ सूरत हाल जा रही है, अभी लेटेस्ट खबर यह है कि इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब से कहा है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी कहें कि वो एतमाद का वोट लें। जी, मुल्क कहाँ जा रहा है? मुल्क तो बिल्कुल ही, बट अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर से एतमाद का वोट ले सकते हैं तो प्रेसिडेंट बीइंग सुप्रीम कमांडर, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो भी ले तो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा जो गवर्नर साहब के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ था वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी इंटरप्रिटेशन का इख्तलाफ था। गवर्नर साहब शरीफ आदमी हैं, मैं उनके बारे में ज़ाती बात बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं कहता था सर आप ये पढ़ते, इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और जिसको हाई कोर्ट ने भी हेल्ड एंड अबेंस गवर्नर साहब के ऑर्डर को किया, और अल्टीमेटली कल गवर्नर साहब ने अपनी वो जो थी उनकी एप्लीकेशन या जो भी ऑर्डर था वो विड्रॉ कर लिया। तो जब वो विड्रॉ हो गया तो इसका मतलब मेरा मौक़िफ़ तो दुरुस्त था ना। सुधा साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि लोग लोटा बनते हैं, ख़रीदे जाते हैं। अभी लेटेस्ट एक और ख़बर आपके सामने रखता हूँ कि नून लीग के अरकान हमारे साथ राब्ते में। कोई पार्टी ऐसा फैसला कर सकती है कि लोटे नहीं लेगी? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही काम करे, मुस्लिम लीग नून भी यही काम करे, पीपल्स पार्टी भी ये काम करे, अवाम क्या करें? एतमाद किस पे करें? हाँ जी, इनको डिस्करेज करना चाहिए, बट फवाद चौधरी साहब की मैं जस्टिफिकेशन इसलिए दूंगा कि असेंबलीज़ ख़त्म हो गई, फ्रेश इलेक्शंस हैं, फ्रेश मैंडेट है, फ्रेश पार्टी टिकट्स होनी है, फ्रेश कंपेनें चलनी है, फ्रेश आइडियोलॉजी होनी है, फ्रेश मैनिफेस्टो होना है जमातों का। तो उसके ऊपर अगर कोई उस पार्टी के टिकट को छोड़ के दूसरी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है तो मेरा ख्याल है वो नरमी बरतनी चाहिए, उसको लोटा तो नहीं कहना चाहिए। लेकिन सदा साहब, क्या ये कल्चर नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम 75 सालों से ये देखती है कि वही वज़रा पीपल्स पार्टी के दौर में पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, अगली हुकूमत आती है वो मुस्लिम लीग नून में होते हैं, फिर मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म आती है वो उनके साथ बैठे होते हैं, फिर वही वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठे होते हैं, और जब वो खड़े हो के रोस्ट्रम के ऊपर ये कहते हैं कि इस मुल्क को सियासतदानों ने तबाह कर दिया, साबका हुकूमतों ने तबाह किया, तब आपको कैसा लगता है वैसे? हाँ जी, थोड़ा सा अजीब तो बिल्कुल लगता ही, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर सियासत में इख्तलाफ और राय का एहतराम तो है। अब देखें ना, वो बुरी बात है कि मैं जीता मिसाल के तौर पे PTI के टिकट पे और मैं कहूँ कि रात को सुबह मेरा ज़मीर जाग गया और मैं जंप मार के उधर खड़ा हूँ, वो बुरी बात है। बट अगर इलेक्शन में ही आप छोड़ देते हैं और वो या रिज़ाइन कर देते हैं और नई पार्टी के मैनिफेस्टो को आप अडॉप्ट करते हैं, पार्टी के जो मैनिफेस्टो को अडॉप्ट करेगा तो वो उस पार्टी के टिकट पे आएगा ना जी। और फिर सियासतदान बेसिकली थोड़े से हलकों वाले जो हैं, माजरत के साथ, वो लालची भी होते हैं। लालची इस सेंस में वोटों का, खुदा न खासा मैं पैसे की बात नहीं कर रहा कि भाई इस पार्टी की वेव ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि इस पार्टी की वेव ठीक चल रही है। तो अभी अब इधर चले जाना चाहिए। सफ्तान खान साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हमें करनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सफ्तान खान साहब। सरदार साहब, आपकी हुकूमत पंजाब में चली गई, KPK की हुकूमत जाने वाली है। जी, जाने वाली। क्या आपको लगता नहीं बतौर एक सीनियर सियासतदान के कुछ डेवलपमेंट के काम आप करवा सकते थे, कुछ लोगों के मसाइल आप हल कर सकते थे, उसके बाद आप इलेक्शन में जाते तो आपको शायद फ़ायदा होता? अभी अगर इलेक्शन टाइम पर नहीं होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पे गलत कार्ड नहीं खेल गई? देखें, इस वक्त जो हालात हैं, न कोई नौकरियों से फ़र्क पड़ रहा है, न कोई डेवलपमेंट से फ़र्क। इस वक्त लोगों को एक जुनून है और वो है इमरान खान का नैरेटिव, इमरान खान का बयानिया। और बल्कि मैं तो आपके TV चैनल की वसातत से ये भी कहूँगा कि एक दफ़ा इमरान खान को इक़्तिदार में आने दें। आप जितना रोकेंगे, ये हमारी ह्यूमन साइकी है कि जिस काम को आप जितना दबाते हो या दीवार के साथ लगाते हो, वो उतना लैश बैक उसका आता है। तो अगर आप मलिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि डेली तकरीबन कितने लाख बच्चा है जिनका डेली वो अपनी उम्र मेचोरिटी में आके उनके वोट का इंदराज हो रहा है। उसमें से 90% वोटर इमरान खान के हैं, जो यूथ है। फिर आपकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, 90% वो आपको वोट इमरान खान को देना चाह रहे हैं। तो आप किस किस को रोकेंगे, कहाँ कहाँ रोकेंगे? तो इसका बेहतर हल है कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीतते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, आने दें। अगर वो संभाल सकेंगे संभाल लेंगे, खुदा न खास्ता अगर उनसे नहीं संभलती तो लोग पीछे हट जाएंगे। वो जिन 2 टार्जन्स पे बहुत ज़्यादा तवक्को थी, डार साहब और वो भी तो नाकाम हो गए। तो चलें, अवाम साथ है तो एक मौका दें इमरान खान साहब। सरदार साहब, अगर हम सूबाई हुकूमतों की बात करें, इतलात ये आती हैं कि बलूचिस्तान से गंदम स्मगल हो जाती है, इतलात आती हैं कि KPK से गंदम स्मगल हो जाती है। जब हमारे मुल्क से अपनी गंदम स्मगल होकर बाहर चली जाएगी, फिर हम आटे के बहरान का शिकार होंगे, आटे की कीमत बढ़ेगी। हम उन चीज़ों पे ऊपर फोकस क्यों नहीं आज तक कर पाए जहाँ से चीज़ें बेहतर करके आवाम की भलाई की जा सकती है? देखिए, हमारा बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट मुल्क है। आपकी इकॉनमी, मेन जिन मुल्कों की इकॉनमी एग्रीकल्चर, ये देखें ना, ये अब 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो तो खुराक है ना, 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी तो हर बंदे का हक है। मुर्ग पुलाव और गोश्त खाना अलहदा बात है, बट इज़्ज़त वाली रोटी तो सबका हक है। और वो आपकी एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करती है, सब्जियाँ या डेयरी, ये सब कुछ रिलेटेड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट आएगी एग्रीकल्चर पे ही। अब बात यह है कि एग्रीकल्चर की हालत क्या कर दी है। ये आप अपने नेबरिंग पंजाब को देख लें, आपका नेबरिंग मुल्क है इंडिया, उसमें सहूलतें हम दे रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर का इमरान खान के दौर में अच्छा भला बूस्ट था। अब एग्रीकल्चर को देखें, हमारी ज़राअत किधर गई, आटा किधर गया, हमारी खादें किधर गई, मार्केट में गंदम किधर गई। अब गंदम आपकी मार्केट में, चूँकि मेरा ज़मींदार उससे ताल्लुक़ है, बैकग्राउंड है, और प्योरली अल्लाह का फजलो करम है कि मैं प्योरली ज़िम्मेदार हूँ। मेरा एक ये पेन या पेंसिल बनाने का भी कारोबार नहीं है, 100% ज़िम्मेदारा। अब आप ये देखें कि आप 10-12 हज़ार रुपये गंदम की बोरी को तो कर्ज शहर वाले हमारे दोस्त करेंगे, बट जब 12,000 की बोरी गंदम की होगी तो वो जब फ्लोर मिल वालों के पास आएगा तो वो आटा तो ऑटोमेटिकली महंगा होगा। जब आपकी खादें महंगी होंगी, जब आपके डीजल महंगे होंगे, ट्यूबवेल महंगे होंगे, ट्रैक्टर महंगे होंगे, हल महंगे होंगे, काश्तकार का जो ओवरऑल इनपुट्स हैं वो सारे महंगे होंगे, बेचारा ज़मींदार किधर जाए। सरदार साहब, अक्सर लोग हमें सवाल करते हैं कि आप जैसे सीनियर सियासतदान अगर आपके प्रोग्राम में आए तो ये ज़रूर पूछिएगा, कोई इशराफिया इस मुल्क की है जो इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन जीत के आती है, हुकूमत बनाती है, उसे आम आदमी के मसाइल का इदराक इसलिए नहीं है कि वो इतनी बावसाइल इशराफिया बन चुकी है, वो इस्टेब्लिशमेंट में हो, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, वो सियासत में हो, वो मीडिया के अंदर हो, तो उसको आम आदमी के मसाइल का एहसास ही नहीं रहता। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? अब आप ये देखें कि ये हमारा पोल्ट्री चिकन जो है, ये जब बहुत बड़े लोगों के हाथ में आया तो मर्ज़ी से कीमतें नीचे जाती थी, मर्ज़ी। आपकी शुगर इंडस्ट्री देख लें, किसान को पैसा नहीं मिलता, गन्ना हम पैदा करते हैं, चाहे चुकंदर है वो हम पैदा करते हैं, हमें मिलता क्या है? चीनी का वो जो हालात हैं वो सब आपके सामने है। जब ये थोड़ा सा इनके दरमियान जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा,
ये काम ठीक नहीं चलेगा। और अब देखें, आपकी फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल और इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स नीचे आ रहे हैं, हर चीज़। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि ये 7 महीने 8 महीने माँ सिवाय नैब को क्रश करके अपने आप को क्लियर कराने के, पीडीएम से माजरत के साथ व्हाट डिड दे गेन आज तक? कल कोई रिलीफ पैकेजेस मिल जाएं, ठीक है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो अल्लाह करे मिलें, मैं तो दुआ कर रहा हूँ। बट आज 8 महीने 9 महीने 7 महीने जितने भी हुए, एक मुझे चीज़ बता दें कि इन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए या इन्होंने अपना पॉलिटिकल बेनिफिट भी लिया हो और आवाम को रिलीफ भी दी हो। सरदार साहब, इलेक्शन जितना महंगा हो चुका है, आप नहीं समझते इस पे रिफॉर्म्स की जरूरत है? अब आम आदमी इलेक्शन का सोचता भी नहीं। 100% लोग अपनी ज़मीनें बेच के इलेक्शन लड़ते हैं। बड़ा वैलिड है, बड़ा वैलिड सवाल है। और इसमें एक बात मैं करना चाहूँगा, बल्कि आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हर जगह पे ये नुक्ता उठाएं। आपका जो आखिरी दिन का खर्चा है, अच्छा मलिक साहब, वेरी इंटरेस्टिंग, हम जी MNAs MPA जीत के आ गए असेंबलीज में, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात आ गए। पहला आपका हलफनामा होता है, पहला आपका हलफनामा होता है कि मैं हल्फिया बयान कर रहा हूँ कि MPA साहब कहते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए में इलेक्शन लड़ा और MNA साहब कहते हैं कि मैंने 20 लाख रुपए में इलेक्शन लड़ा। तो पहली बिस्मिल्लाह झूठ तो आप खुद बुलवा रहे हैं। अगर हक की बात करनी है, MPA 10 लाख में इलेक्शन लड़ के आता है, 10 लाख की तो आपको पुरानी करोला नहीं मिलती। MNA जो है वो 20 लाख में इलेक्शन। तो इस फॉर्म का फ़ायदा क्या? झूठ क्यों बुलवाते हैं? अभी हम ताज़े ताज़े जीत के आते हैं और अल्लाह के हुक्म से 99% MNAs और MPAs झूठा, पहली बिस्मिल्लाह ही झूठ पे शुरू। जिस काम की बिस्मिल्लाह ही झूठ पे शुरू हो, अब इसको दुरुस्त कैसे किया जाए? लेट सपोज किसी MPA या MNA का हल्का है, इस दफ़ा जो आखिरी दिन होगा ना, जब आपको कन्वेंस देनी पड़ती है पोलिंग स्टेशंस पे खाना, तकरीबन 1 करोड़ रुपया मिनिमम, देहातों का, शहरों का कोई कहता है किसी का 40 करोड़ लगा तो कोई कहता है 50 करोड़। तो मैं शहरों का मुकाबला, हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारी सोच ही करोड़ से ऊपर नहीं जाती, हमें करोड़ बहुत बड़ा एटम बॉम्ब लगता है। तो वो तो रख लें ना अलहदा दिन के लिए। तो यूं क्यों नहीं करते इलेक्शन कमीशन? आप इस चीज़ को खुदा के लिए उठाएं कि वो पोलिंग स्टेशन, हमारे इतने स्कूल्स हैं, हमारा इतनी हमारे पास, तो आप घरों के करीब कर दें, आपको कन्वेंस की ज़रूरत ही ना पड़े। आप भी तो, आपसे मुराद है, मैं इलेक्शन कमीशन को कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कि वो, और अगर ये एक काम हम कर दें ना, एक हम विसिनिटी बना दें कि जहाँ से पैदल लोग घरों से निकल के अपना वोट कास्ट कर सके, ये आपका 65% खर्चा यकदम नीचे आ जाएगा। और फिर वो रेवोल्यूशन होगा कि जिसमें मिडिल क्लास जो है, जब जेन्युइनली आप 10-12 लाख पे 15 लाख पे ले आएंगे, फिर आपकी मिडिल क्लास आएगी, पढ़े लिखे लोग आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, आर्किटेक्ट्स आएंगे, फिर पाकिस्तान बदले। सरदार साहब, आप कस्टोडियन थे पंजाब असम्बली के। आज अगर आप मुहासबा करें, आपको अरकान असम्बली, वेदर दे आर फ्राम अपोजिशन और गवर्नमेंट, आपको कितने संजीदा लगे कानून साजी में, अवामी मसाइल के लिए आवाज़ उठाने में, या ज़ाती अपने काम कहने में? हाँ जी, उसमें इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल, कानून साजी में भी कई दफ़ा देखा, उनको समझाना भी पड़ता था कि आज कानून साजी है, आज कोई गवर्नमेंट का बिल आ रहा है, कोई ऑपोजिशन का बिल आ रहा है, तो प्लीज़ इसको ज़रा देख लें। ऑपोजिशन वालों की भी यही हालत है। हालांकि ऑपोजिशन का तो रोल है कि गवर्नमेंट के अंदर कीड़े निकालते, वो हर बिल के ऊपर आके अपनी अमेंडमेंट्स दें, वो इख्तलाफ करें, हर बिल को वो अपोज करें। और जहां मैं बैठा हूं या अलिफ दाल जीम, कोई स्पीकर वो ऑपोजिशन को बिल पे बोलने से रोक ही नहीं सकता अगर अमेंडमेंट के साथ उनके नाम आए हुए हैं। तो मतलब अजीब सा अफरा तफरी वाला ही कोई दौर था। मैं अब क्या कहूँ इस पे। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सरदार सुल्तान खान साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार जनाब मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मोहसिन बेग साहब, ये बताइएगा कि पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इमरान खान साहब ने कहा है चौधरी परवेज़ इलाही से कि वो अपनी पार्टी को, यानी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को जम कर दें PTI के अंदर। आपको लगता है चौधरी परवेज़ इलाही ये फैसला करेंगे कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जम कर दी जाए PTI के अंदर?
वैसे तो नसरुल्लाह साहब, मैं उनके बिहाफ पे तो नहीं कुछ कह सकता। मेरा अपना नज़रिया ये है कि चौधरी साहिबान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद उनके लिए मुश्किल हो कि वो इमरान खान के ज़ेर असर अपनी सियासत कर सकें, क्योंकि खान साहब जिस किस्म की सियासत करना चाह रहे हैं वो सियासत पाकिस्तान में होती नहीं है। और चौधरी साहिबान हमेशा से पिंडी के साथ लिंक रहे, उनके बहुत क्लोज रहे, और ख़ान साहब ने जिस तरीके से पिंडी में जो पुराने चीफ थे जिनके साथ मिल के इन्होंने बहुत कुछ किया, इस्टेब्लिशमेंट से बहुत कुछ करवाया, अब ये जो गुफ्तगू उनके बारे में कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में चौधरी साहब उस किस्म की सियासत को अफोर्ड नहीं करते। तो मुश्किल होगा कि वो चले जाएं पीटीआई में और अपना सारा जो कैरियर है और जो कोई रेपुटेशन थोड़ी बहुत है वो भी ख़त्म हो जाए। बेग साहब, एक इमरान खान साहब ने तो फैसला कर लिया, पंजाब असम्बली ख़त्म हो गई। कुछ इतलात ये हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने भी फैसला किया है कि पंजाब के अंदर पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया जाए, इलेक्शन की तैयारी की जाए, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा जाए। आपको लगता है कि पंजाब में या KPK के अंदर इंतखाबात होंगे? क्योंकि बड़ा मुश्किल लग रहा है इंतखाबात होना। देखिए, अगर तो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, असम्बलीज टूटी हैं, तो वो 90 डेज़ का मार्जिन है, उसमें इलेक्शन होना है। अनलेस गो कि इलेक्शन का ये टाइम नहीं है, बजट आना है, हालात मुल्क के इस किस्म के हैं, इकॉनमी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में बहुत ख़राब है, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन बनता नहीं है। लेकिन 90 दिन की एक डेडलाइन भी है और आपको जाना भी है इलेक्शन में, ऊपर से रमज़ान भी होगा। तो दोनों सूरतों में जो है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज ये समझ रही हैं कि इसको बिल्कुल रास्ता क्लीन नहीं दे सकते अपने ओपोनेंट्स को, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। और ये इलेक्शन जो है अगर हुआ तो ये बड़ा मुख्तलिफ इलेक्शन होगा, क्योंकि खान साहब ने जिस तरीके से असम्बलीज तोड़ी हैं और कौमी असम्बली से ये बाहर बैठे हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें कि इनको जो इनकी मतलूबा या इनके जहन में जो तादाद है और जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलता, तो खान साहब तो फिर सड़कों पे होंगे। तो समझ से बाहर है कि ये अपनी पार्टी को या अपने लोगों को किस इम्तिहान में डालना चाह रहे हैं, और इसकी वजह समझ नहीं आ रही। अगर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट तो आज भी आपकी वही है, अगर आप इलेक्शन जीत के आके दोनों गवर्नमेंटें KPK और पंजाब बना भी लेते हैं, देन व्हाट? तो ये बिल्कुल मुल्क को एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं खान साहब। अगर 3 महीने बाद इलेक्शन होने हैं और वही इलेक्शन 5 महीने और आगे कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन वो चाहते नहीं है, और वो चाहते हैं कि अनरेस्ट मौजूद रहे। आपका जो अनरेस्ट की वजह से प्रेशर है इकॉनमी पे वो मौजूद रहे, आपकी इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हों। तो ये मुल्क दुश्मनी से ही मैं इसको मुल्क दुश्मनी करार दे सकता हूँ। अदरवाइज़ क्या, मेरी समझ से बाहर है। क्यों असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं? आपकी हुकूमतें हैं, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी पंजाब में ले लिया, फिर आपको तोड़ने की ज़रूरत थी? तो ये अनरेस्ट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर ना हो, जब तक अगर मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान के हालात भी बेहतर ना हो। ये सोच किसी भी लीडर की नहीं हो सकती। लेकिन बेग साहब, अगर अनरेस्ट एक पॉलिटिकल आदमी चाहता हो, एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह भी हो, साबिक वजीर आजम हो, तो इन हालात में आप सियासी महाजराई को कम होता देखते हैं? जैसा कि आपने खुद फरमाया कि अगर इलेक्शन हो भी जाए, दोबारा हुकूमत में आ जाए, फिर इमरान खान साहब क्या दोबारा असम्बली तोड़ेंगे? क्या करेंगे? देखिए, मैं नसरुल्लाह भाई, मैंने इनको बहुत स्टडी किया हुआ है खान साहब को। ये जब जैसे ही हुकूमत में आए तो समझ आनी शुरू हुई कि इन्होंने अपना मंशूर, अपना एजेंडा, अपने वादे जो आवाम से किए गए थे, जिस उम्मीद पे लोगों ने इनको वोट दिए थे, ये बिल्कुल उससे 390 डिग्रीज इन्होंने टर्न लिया और दे वेंट टू समवेयर एल्स। और मुझे लगा कि ये पाकिस्तान के नुकसान में है, ये लोगों की उम्मीदें तोड़ रहे हैं। अब ये इनके सारे लोग इस गवर्नमेंट जो 8 या 9 माह की गवर्नमेंट है उससे मुकाबला करें, हमने ये किया। ये मुकाबला 2017 की गवर्नमेंट से नहीं कर रहे, जो 17 में वो छोड़ के गए थे, या 17 से पहले जब वो पावर में थे। तो मकसद ये है कि इन्होंने हर वो काम किया जिससे इकॉनमी डिस्टर्ब हो, इससे आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप ख़राब हो, और वो हुए। और जो इकॉनमी इन्होंने डिस्टेबलाइज की वो आज तक संभल नहीं सकी, और ना संभलेगी आगे 4-5 साल, अनटिल कि आप कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन गवर्नमेंट या सारे लोग लेके आए कि आपके ऊपर जो प्रेशर है इकॉनमी के ऊपर वो कम हो, और बिजनेस कम्युनिटी को एक थोड़ा सा
आप इत्मीनान दिलाएं कि हम ये जो एलसीज का मसला है या फॉरेन एक्सचेंज का मसला है या जो भी इकॉनमी पे प्रेशर है वो इजी करने के हों, लेकिन ये शख्स ये चाहता नहीं है कि इजी हो, ये चाहता ही नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि माइशत उसके साथ जुड़ी हुई है। और ये आप मुझे बता दीजिए कि ये पाकिस्तान का एजेंडा ये है, यहाँ लोग हज़ारों बार इलेक्शन हारे और उन्होंने इंतज़ार किया, ये इंतज़ार नहीं करना चाहता, ये स्टेबल नहीं होने दे रहा। वरना मुझे बताएं, ये पंजाब में बैठा हुआ है, गवर्नमेंट इसकी है, इन्होंने बल्दियात का फंड इस तरह लूटा है, पंजाब में जिस तरह खर्च किया गया कोई कर नहीं सकता। और जिनको ये चोर डाकू, और इसको पता है कि चौधरी किस तरीके से पैसों के साथ क्या करते हैं, लेकिन इसने वो सब्र किया हुआ है क्योंकि ये लार्जर उसकी गेम में है और इसका कोई पाकिस्तान में स्टेक नहीं है, ये सब झूठ है, इसके बच्चे बाहर हैं, इसका क्या है पाकिस्तान में। तो ये एक बड़ी गेम है इंटरनेशनल हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। मैं बिल्कुल यकीन से आपको कह रहा हूं, इमरान खान उसका हिस्सा है। और मैं आज आपको एक और बात भी बता दूं, मैं ये जो अफगानिस्तान और जो केपीके में टीटीपी कर रही है और जिस तरीके से वो दोबारा एक्टिव हुए, बिलीव कीजिए, मैं वसूख से आपको बता रहा हूं, मेरे एक दोस्त ने मुझे आज बताया कि ये टीटीपी के साथ इन टच है। तो मकसद ये है कि अगर आपने सिर्फ अपनी जान बचानी है और पूरे पाकिस्तान को बेड़ा गर्क करवाना है, और आपका सूबे में आपकी तकरीबन 10 साल होने को आए, आपकी हुकूमत है और वहाँ पुलिस स्टेशनों पे पेशावर में भी हमला हो रहा है और बन्नू में भी हमला हो रहा है, और अनरेस्ट इतनी है कि सारे लोग, सारी बिजनेस कम्युनिटी वहाँ भत्ता देने पे मजबूर है। तो आप बैठे हुए, आप वहाँ इलेक्शन करवाना चाहते हैं। कमाल देखिए, बजाय इसके क्या फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके, स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, गवर्नमेंट आपकी साथ मिले, सपोर्ट करे और इस जो है दहशत गर्दों का मुकाबला किया जाए, आप वहाँ इलेक्शन की बात करें, समझ से बाहर है। आप बता दीजिए कोई और जीशूर आदमी मुझे बता दे कि क्या मसला। बेग साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की, कुछ खान साहब के बयान ये भी सामने आ रहे हैं कि वो कहते हैं मैं अपने साथ होने वाली ज्यादती, आजम स्वाति साहब के साथ जो भी हुआ, ये सब भूलने को तैयार हूँ, शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने की बातें इमरान खान साहब करना शुरू हो गए हैं। कोई मस्बत रवैया नजर आ रहा है इमरान खान साहब को? मुझे नसरुल्लाह भाई आप ये बता दें कि आजम स्वाति के साथ क्या ऐसा हुआ और शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, ये सब झूठ है। क्या भूलना चाहते हैं आप? आपने लोगों के साथ क्या किया? आपने, मैं सामने बैठा हूं, मेरे साथ क्या किया? उनके साथ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। एक क्राइम किया, उसके लिए आप अरेस्ट हुए, आपको आसमान से आपके लोग आए कि अरेस्ट नहीं हो सका। हमने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरे खिलाफ तो एक FIR नहीं थी, आपने पकड़ने के बाद 6 FIR काट दी। तो भाई वो बात करो, क्या हुआ है? आप क्या भूलना चाहते हैं? आपके साथ तो हुआ कुछ नहीं। आप तो पहले ही रोना शुरू कर देते हैं, पहले ही प्री अटेम्प्ट करके कि जी मुझे मारने की साजिश हो रही है, गोली लगी नहीं, आज 1.5 महीने से आप पट्टी नहीं उतार रहे। आप सह सकते हैं 4 दिन जेल, हम तो महीना रह के आए और कोई क्राइम नहीं किया था। तो ये क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ये बड़ा जो इसके हैंडलर है इंटरनेशनली, वो इसको बता रहे हैं कि आपने क्या करना है इस न्यूक्लियर स्टेट के साथ। वो उनका पुराना एजेंडा था जिसके ऊपर इसको हायर किया गया। मैं आपको 10 घंटे की डिटेल बता सकता हूं कि इसने इस मुल्क के साथ क्या जुल्म किया है। हाँ, इसके फॉलोअर्स हैं, वो समझ नहीं पा रहे, वो शायद दूसरों की दुश्मनी में इसके साथ खड़े हो गए हैं। भाई ये मुल्क रहेगा, इस मुल्क में मैं और आप नहीं खाली रहते, इसमें 22 करोड़ लोग हैं। ये जिस दिन डूबेगा मुल्क, मैं और आप नहीं डूबेंगे, सब डूबेंगे। और इसको क्या फर्क पड़ना है? ये मांग पीन के खाता है, ये लोगों से खाता है, इसका अपना क्या बिजनेस है? इसका कुछ नहीं है, मजे में रह रहा है। कोई खर्चा करता है, कोई गाड़ी देता है, कोई बिजली का बिल देता है, कोई जूते कपड़े ला के देता है। और अब माशाल्लाह इनके घर में जो करप्शन है उसका अंदाजा आपको ऑडियो वीडियो में आपने सुन ही लिया है कि वो किस तरीके से इन्होंने लूटा। तो ये इंटरनेशनल एजेंडे पे चल रहा है भाई साहब। ये कभी आपकी मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं। मैं आपको गारंटी करता हूं, आप जनरल इलेक्शन करवा दें, इसकी मर्जी का रिजल्ट ना हुआ, ये फिर सड़कों पे होगा। ये हुकूमत में था, इसने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, यही अपोजिशन थी ना, सारी दुनिया कह रही थी आप इनके साथ बैठे। इसने उनको पार्लियामेंट में इतना तंग किया कि वो सड़कों पे आए। वरना क्या, वो तो कह रहे थे मसाके मईशत कर लेते हैं, तो कर लेनी चाहिए थी लार्जर इंटरेस्ट में। आज भी ये उनके साथ बैठने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि स्टेबिलिटी ना आए। वरना सारे जो लोग बैठे हुए हैं ये पाकिस्तानी हैं, इनको पाकिस्तानियों ने वोट दिया इस अपोजिशन को। इंडिया से लोगों ने आके इनको वोट नहीं दिया।
और जो बंदे पार्लियामेंट में पहुंचते हैं उनको उनके वोटर सपोर्टर भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल ठीक। तो ये तो वो चाहेगा ही नहीं, मैं आपको लिख के देता हूं। ये सब नाअहली का सामना करना पड़ सकता है इमरान खान साहब क्यों करा दो जी इलेक्शन? किस चीज का? बेग साहब, नाअहली का सामना, डिस्क्वालिफिकेशन का सामना इमरान खान साहब को करना पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है जी। इनकी जो बेटी का केस है उसमें जो इन्होंने झूठ बोला हुआ है, अभी वो एफिडेविट जो इन्होंने दिया था वो मंजर आम पे आ गया, नई एविडेंस के साथ वो कोर्ट में केस है, उससे ये जान नहीं छुड़ा सकते। जो शख्स अपनी औलाद को औलाद मानने के लिए तैयार नहीं है, जो अपने आप को प्ले बॉय कहता है और ऊपर से इस्लाम का टच और तबलीग भी करता है और इसके फॉलोअर्स उसको मानते भी हैं, 3.25 साल गवर्नमेंट में रहा, एक काम नहीं बता सकता, एक ईंट एक ब्रिज नहीं बता सकता किसने बनाया, एक डेवलपमेंट का काम बता दे मुझे। लेकिन फिर भी वो कहता है जी मैं फिर आऊँगा। पिछली दफ़ा जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो नौकरियों के, वो घरों के, वो इस्लाहात के, वो कहाँ हैं? अब आके आपने क्या करना है? अगर आप आ भी जाएं, फर्ज करें आप हुकूमत बना लेते हैं, फिर क्या करेंगे? अब ना आपके पास टीम है, ये लोग हैं जो आपके, जो पिछली दफा थे वो सारे तो आपने गद्दारी में सबको निकाल दिया, क्योंकि आप जिससे माल खाते हैं उसके थोड़े दिनों बाद आप उसके ऊपर पड़ जाते हैं और नया पंटर ढूंढ लेते हैं। तो ऐसी सूरत में इनके पास कोई प्लान है इस मुल्क को इस माशी हालात से निकालने का, इस अवाम की कोई बेहतरी लाने का? तो बताएं, मैं भी इनको दोबारा वोट दे दूंगा। ये एजेंडा डिफरेंट है नसरुल्लाह भाई, ये इस मुल्क की तबाही चाहता है और लोग नहीं समझ रहे। जब तबाही हो जाएगी तो लोगों को समझ आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।